बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोबरान इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। दो बड़ी जीपें तेजी से दारुल हुकूमत के नवाही इलाके फाजिलपुर की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं, जहां सानकी का अड्डा था। जीपों में राजू और इसके साथी थे और बज़ाहिर वो अड्डे पर काबिज गयास के मातहत बनकर जा रहे थे, लेकिन दरअसल वो अड्डे पर जबरन काबिज होने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुसूसी असलहा छुपाया हुआ था। ये खुसूसी असलहा रेड रेस पिस्टल थे, ऐसे पिस्टल्स जिनमें से सुर्ख रंग की रेज निकलती थीं, जो इंसान को एक लम्हे में राख का ढेर बनाकर रख देती थीं। इन्हें मालूम था कि गयास और इसके साथी बहुत तजर्बाकार लोग हैं और वो आसानी से हाथ नहीं आएंगे, लेकिन इन्हें यह भी मालूम था कि रेड रेस पिस्टल को वो कोर्ट के अंदर से ही फायर कर सकते हैं और खुले आम भी, और इससे बचाव इनके लिए नामुमकिन था। गयास को उन्होंने अपनी आमद की इत्तला दे दी थी, इसलिए जैसे ही इनकी जीपें फाजिलपुर में दाखिल हुईं, वहां दो बड़ी जीपों ने नाकाबंदी कर रखी थी। राजू और इसके साथियों ने जीपें रोक दी। तुम सब जीपों से नीचे उतर आओ और सुनो, तुम्हारी जेबों की तलाशी होगी, और तुम्हारी भी, एक आदमी काशू ने आगे बढ़कर तज़हीक आमेज लहजे में कहा। क्यों? वजह? तुम कौन होते हो हम पर शक करने वाले? राजू ने गुस्सीले लहजे में कहा। आखिरी बार कह रहा हूं कि नीचे आ जाओ, वरना हम फायर खोल देंगे, काशू ने चीखते हुए कहा। तो राजा ने अपने साथियों को नीचे उतरने के साथ साथ रेड रेस फायरिंग का इशारा कर दिया, क्योंकि आम असलहे के साथ साथ हसास असलहा भी इनके लिबासों में मौजूद था और वो चेक भी हो सकता था, इसलिए राजू ने इसे फौरी तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया था। फिर वो सब जीपों से नीचे उतर आए। इधर सामने कतार बनाकर खड़े हो जाओ, तुम्हारी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी, काशू ने इसी तरह तज़हीक आमेज लहजे में कहा। वो शुरू से ही राजू का मुखालिफ था और अभी से राजू की बेइज्जती करने का मौका मिल गया था। वो राजू के खिलाफ बाकायदा प्लान बनाकर आया था। इसके पास दो खौफनाक बम थे जिनसे वो राजू को उड़ाना चाहता था। हमें धमकियां मत दो, हम कतार नहीं बनाएंगे। साथियों, फायर खोल दो, राजू ने चीख कर कहा। और फिर इससे पहले कि काशू और इसका कोई साथी संभलता, राजू और इसके साथियों के हाथ जेबों से बाहर निकले तो इनके हाथों में रेड रेस पिस्टल थे। दूसरी लम्हे सबने एक एक आदमी पर रेड रेस पिस्टल फायर कर दिया। जबकि राजू ने काशू पर रेड रेस डाली तो दो खौफनाक धमाके हुए, और न सिर्फ काशू रेड रेस की वजह से जलकर राख हो गया, बल्कि इसके पास मौजूद बम भी ब्लास्ट हो गए। ये धमाके इन्हीं बमों के थे। बाकी साथियों ने रेड रेस फायर करके इस काशू के बाकी साथियों को भी हलाक कर दिया। इसके वो साथी भी जख्मी हो गए थे जो बमों की जद में आ गए थे, इसलिए राजू के साथियों को इन पर फायर करने का मौका मिल गया था और इसके वो साथी भी जलकर राख हो गए। राजू के कहने पर इसके साथियों ने काशू की जीपों को भी साथ लिया और इस बार चार बड़ी जीपें अड्डे की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। काशू की जीपों को राजू और इसके साथियों की जीपों की साइड पर इस तरह चलाया जा रहा था कि देखने वालों को ये तासुर मिले कि काशू और इसके साथी राजू और इसके साथियों को अपनी निगरानी में अड्डे की तरफ ला रहे हैं। राजू और इसके साथियों ने 8 साल सांकी के साथ वहां गुजार दिए थे और इसे वहां के एक एक जर्रे का इल्म था। इसे मालूम था कि इमारत की छत से इन्हें चेक किया जा रहा होगा। इसे इत्मीनान था क्योंकि वो जानता था कि कहां कहां से किस किस तरह चेकिंग की जाएगी, और इसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। किसी ने इन्हें ना रोका और वो अड्डे की पार्किंग तक पहुंच गए। वहां 8 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। राजू और इसके साथी जीपों से नीचे उतरे तो मुसल्लह अफराद इन्हें देख रहे थे और फिर एक मुसल्लह आदमी राजू की तरफ बढ़ा। हमारे आदमी जो इन जीपों में गए थे वो कहाँ हैं? इस आदमी ने बड़े हित्तक आमेज लहजे में कहा। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? जाओ, दफा हो जाओ, वरना, राजू ने इसके सीने पर हाथ मारकर इसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा। तो इसने हाथ में पकड़ी हुई गन सीधी कर ली, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करता, राजू ने बिजली की सी तेजी से अपना रेड रेस पिस्टल निकाल लिया और इसके साथियों ने भी इसकी पैरवी की, और दूसरे ही लम्हे वो 8 के 8 मुसल्लह अफराद चीख भी ना सके और जलकर राख का ढेर बनते चले गए। आओ अब, राजू ने अपना रेड रेस पिस्टल जेब में डालते हुए कहा, और वो मुड़कर उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गए क्योंकि फ्रंट दरवाज़ा बंद कर लिया गया था। उकबी तरफ दरवाजे के दोनों अतराफ में 2-2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह से हरकत तक ना की। जाहिर है कि इन्हें उकबी तरफ होने की वजह से मालूम ही ना हो सका था कि काशू और इसके साथी और पार्किंग में मौजूद तमाम मुसल्लह अफराद भी लाशों की बजाय राख में तब्दील हो चुके हैं, और जाहिर है राख हवा में उड़कर गायब हो गई थी। इसलिए वो लोग नहीं जानते थे कि काशू और इसके साथियों के साथ क्या हुआ है। वो इसलिए अपनी जगह पर मुतमईन थे कि इनकी तलाशी काशू और इसके साथी ले चुके हैं
इसलिए वो यहाँ पहुँचे हैं, वरना काशू को कह दिया गया था कि अगर वो लोग तलाशी में रुकावट डालें तो इन्हें हलाक कर दिया जाए। राजू और इसके साथी जेबों में हाथ डाले अड्डे में दाखिल हुए तो वहाँ लहीम शहीम जिस्म का मालिक गयास खड़ा मुस्कुरा रहा था। हेलो चीफ, क्या हाल है? राजू ने कहा तो गयास के चेहरे पर मुसर्रत की लहरें दौड़ गईं। थैंक यू राजू, लेकिन अभी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को 2 माह तक अड्डे रोपड़ में रहना होगा ताकि वहाँ के मामलात सुधार सको, गयास ने कहा। ठीक है, जैसे तुम हुक्म दो। अब तुम चीफ हो, चाहो तो हमें काला पानी भी भिजवा दो, राजू ने कहा तो गयास बेख्तियार हंस पड़ा। मेरे तमाम साथी तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो मातहत बन जाए तो ठीक, वरना वो तुम्हें गोलियों से उड़ा दें। तुमने खुलेआम मुझे चीफ कहकर और रोपड़ अड्डे जाने पर रजामंदी जाहिर करके अपनी और अपने साथियों की ज़िंदगी बचा ली है, गयास ने कहा। और फिर इसने हाथ सर से ऊपर उठाया तो इधर उधर से 6 मुसल्लह अफराद कोनों खुदरों से बाहर आ गए। इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं, यह मेरे मातहत बनने के लिए तैयार हो गए हैं, गयास ने कहा। ओके, मैं और मेरे साथी तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के ममनून हैं, लेकिन हम दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। रेड फायर, राजू ने चीख कर कहा और इसके साथ ही इसने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे गयास पर रेड रेस पड़ी और वो पलक झपकने में जलकर राख हो गया। यही हाल इसके साथियों का भी हुआ था। इन पर राजू के साथियों ने रेड रेस फायर कर दी थी। जाओ, जो नजर आए उसे उड़ा दो, राजू ने चीख कर कहा तो वो सब अंदरूनी और बैरूनी अतराफ में दौड़ते चले गए। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद वो दोबारा इकट्ठे हुए तो इस पूरे अड्डे पर वही जिंदा थे। गयास और इसके तमाम साथियों को ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ चूंकि कोई लाश भी नहीं है, इसलिए ये खुद अड्डा हमें देकर चले गए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि कहाँ गए हैं, राजू ने कहा तो इसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन बॉस, हम 6-7 अफराद तो इतना बड़ा अड्डा नहीं चला सकते। मेरा ख्याल है कि हमें रोपड़ अड्डे से अपने 10 साथी बुलवा लेने चाहिए, एक साथी ने कहा। वो बाद में देखेंगे, पहले आगा जब्बार से बात कर लूँ, राजू ने कहा और फिर वो ऑफिस के अंदाज में सजे हुए एक कमरे में ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया, जबकि इसके साथी रियासत और हेनरी भी अंदर आकर मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। राजू ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इसके साथ ही दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। चंद लम्हों बाद रिसीवर उठा लिया गया। यस, आगा जब्बार की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। राजू बोल रहा हूँ, मेन अड्डे से, राजू ने कहा। तुम और यहाँ वो गयास का है, इससे बात कराओ, आगा जब्बार ने कहा। जनाब, हमने इसे फ़ोन कर दिया था कि आगा साहब ने तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाया है, तो हम भी तुम्हें अपना चीफ तस्लीम करते हैं, जिस पर वो बेहद खुश हुआ। लेकिन जब हम अड्डे पर पहुंचे तो अड्डा खाली था, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता ऑफिस में मेज़ पर एक कागज़ पड़ा था जिस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। नीचे लिखा था कि गयास पर इस पर बात करें। मैंने इस नंबर पर कॉल की तो गयास बोल रहा था। इसने बताया कि इसे अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि हुकूमत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को हुक्म दिया है कि वह आगा जब्बार और अड्डे पर मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दें। चुनांचे वो अपने साथियों समेत पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए काफिस्तान शिफ्ट हो गए, अपने साथियों समेत, और अब वो और इसके साथी कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, राजू ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जैसे अहमद को इंचार्ज बनाना मेरी गलती थी। ओके, अब मैं तुम्हें अड्डे का इंचार्ज और अपना असिस्टेंट भी बनाता हूँ, आगा जब्बार ने कहा। शुक्रिया जनाब, आप हमारे सुपर चीफ हैं। हम आपके ज़ेरे असर और आपकी सरपरस्ती में ही तरक्की कर सकते हैं, राजू ने कदरे खुशामदाना लहजे में कहा। ओके, कोई मसला हो तो मुझे बताना, और अब काम शुरू कर दो। हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हंगामी बुनियादों पर काम करो और अगले माह की 15 तारीख तक जितनी ज़्यादा तादाद में नौजवान लड़कियां इकट्ठी कर सको करो। 15 तारीख को कोबरान का ग्रुप आकर इन्हें ले जाएगा। रोपड़ अड्डे पर भी फ़ोन कर दो और रोशन टाउन अड्डे पर भी, जिसका इंचार्ज नवाब दादा है। अब तुम बराह रास्त इन्हें डील करोगे, आगा जब्बार ने कहा। सर, अकाउंट में मज़ीद रकम चाहिए। मैंने चेक किया है कि यहाँ सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, बाकी तमाम रकम काशू बैंक से निकलवा कर ले गया, राजू ने कहा। ओह अच्छा, मैं भी तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आगा जब्बार ने कहा। शुक्रिया जनाब, राजू ने कहा तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया, तो राजू ने भी रिसीवर रख दिया। मुबारक हो चीफ, रियासत और हेनरी ने कहा तो राजू ने उठकर दोनों से हाथ मिलाया। इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया थे। टाइगर ने कार राना हाउस के जहाजी साइज के गेट के सामने रोकी और फिर 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो गेट की छोटी खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। गेट खोलो जोसेफ, टाइगर ने कार की खिड़की से सर बाहर निकाल कर कहा।
अच्छा, यूसुफ ने कहा और वापस मुड़कर अंदर चला गया। छोटी खिड़की बंद हो गई और फिर बड़ा गेट मैकांकी अंदाज में खुलता चला गया। टाइगर कार अंदर लेकर गया और एक तरफ बनी हुई पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतर आया। जोसेफ भी गेट बंद करके इसकी तरफ आ रहा था। जवाना कहें जोसेफ, टाइगर ने कहा। अंदर है, आ जाओ, जोसेफ ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो जोसेफ के साथ अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पे जवाना भी मौजूद था। इस किलर्स में खामोशी क्यों छा गई है? क्या तमाम इससे ख़त्म हो गए हैं या सारे बेजरर हो गए हैं? जवाना ने कहा तो टाइगर हंस पड़ा। इससे पहले तो इन्हें सुलेमान पर पेशावर कातिल साजन के हमले और सुलेमान की जवाबी कार्रवाई की तफसील बताई तो जोसेफ और जवाना दोनों ने सुलेमान की तारीफ की और फिर टाइगर ने इमरान साहब से मुलाकात और इमरान साहब के हुक्म के बारे में बताया कि अगर ये सब कुछ किसी बैनुल अक़वामी तंजीम कोबरान के तहत हो रहा है तो फिर यहाँ एक अड्डा नहीं होगा। यहाँ कई और अड्डे भी खुफिया तौर पर काम कर रहे होंगे। इन्हें ट्रेस करो और फिर वहाँ मौजूद सांपों का सर कुचल दो। फिर कोई अड्डा मिला? टाइगर ने कहा। हाँ, 2 अड्डों का पता चला है। एक बड़ा अड्डा पहाड़ी इलाके रोशन टाउन में है और दूसरा बड़ा अड्डा काफिरिस्तान की सरहद के करीब पाकिस्तान के शहर रोपड़ में है। टाइगर बोल रहा था। फिर अब क्या प्रोग्राम है? जवाना ने कहा। मैं सोचा हूँ कि पहले वहाँ का एक चक्कर लगाएं और फिर वहाँ पर हमला कर दें। टाइगर ने कहा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम वहाँ किसी होटल में रुक जाएंगे। तुम जाकर चक्कर लगा आना, फिर हम वहाँ रेड कर देंगे, जोसेफ ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जवाना की बहरी जहाज नुमा कार तेज़ी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जवाना खुद था, जबकि टाइगर साइड सीट पर और जोसेफ अकेला उगबी सीट पर विराजमान था। वहाँ अंदाजन कितने अफराद हो सकते हैं? जवाना ने पूछा। 20-25 तो लाजमन होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, क्योंकि बदमाश अपने अड्डों पर ज़्यादा अफराद रखने के कायल होते हैं। इस तरह वो समझते हैं कि वो ताकतवर हो गए हैं। टाइगर ने कहा। जितने भी हुए, बहरहाल हमने वहाँ फुल ऑपरेशन करना है, जोसेफ ने कहा तो टाइगर और जवाना ने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 3 घंटों की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो रोशन टाउन के इलाके में पहुंच गए। ये 2 बड़ी पहाड़ियों के दरमियान एक वादी में बसाया गया शहर था। इन पहाड़ियों पर इंतहाई कीमती लकड़ी का वसी और अरीज जंगल था, इसलिए रोशन टाउन कीमती लकड़ी की फरोख्तगी का गढ़ बन गया था। पूरी दुनिया में कीमती लकड़ी का कारोबार करने वाले अफराद यहाँ आते जाते रहते थे। इसके अलावा सयाह भी जंगल की सैर करने के लिए आते रहते थे, क्योंकि ये जंगल ना सिर्फ महफूज समझे जाते थे, बल्कि यहाँ हुकूमत ने सड़कें बनाई हुई थी ताकि लकड़ी को सड़क के रास्ते आसानी से जंगल से रोशन टाउन शिफ्ट किया जा सके। लकड़ी के व्यापारियों और सयाहों के लिए रोशन टाउन में क्लब और होटल दोनों खासी तादाद में मौजूद थे। रोशन टाउन पहुँच टाइगर ने एक होटल, जिसका नाम रेज होटल था, इसके सामने कार रुकवा दी और फिर वो कार से उतरकर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। कार को पार्किंग में ले चलो जवाना, जोसेफ ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिलाते हुए कार स्टार्ट की और फिर इसे मोड़कर पार्किंग में लेकर आया। यहाँ रंग बिरंगी कारों का मेला सा लगा हुआ था, लेकिन ज़्यादा तादाद कीमती और जदीद मॉडल की कारों की थी, क्योंकि लकड़ी का कारोबार बेहद मुनाफा बख्श था और इससे वाबस्ता लोग खासे खुशहाल थे। जोसेफ और जवाना को कोई हैरत ना हुई। कार रोककर और पार्किंग बॉय से कार लेकर दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुए तो वहाँ खासी तादाद में औरतें और मर्द बैठे हुए थे और हर किस्म का नशा खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ साथ हॉल में बैठे मर्द और औरतें शर्मनाक अंदाज में एक दूसरे से फहिश मजाक और फहिश हरकतें भी कर रहे थे। ये तो मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, जवाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे टाइगर इनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हमने किसी और होटल का रुख करना है, टाइगर ने कहा। और फिर इससे पहले कि जोसेफ या जवाना टाइगर की बात का कोई जवाब देते, इस दौरान एक औरत के चीखने और दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो हेल्प हेल्प चीख रही थी। इसके जिस्म पर मौजूद लिबास इसके जिस्म को ढांपने में नाकाम साबित हो रहा था और इसकी हालत ऐसी थी जैसे इसे जबरन ख़राब करने की कोशिश की गई हो। इस औरत के पीछे एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। इसने भी नाकाफ़ी लिबास ही पहना हुआ था। रुक जाओ, जवाना ने यकलख्त आगे बढ़कर मर्द को रोकते हुए कहा, जबकि वो औरत चीखती हुई जवाना के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। तुम कौन होते हो मेरे मामले में मुदाखलत करने वाले? मेरा नाम बाली है और मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। ये लड़की भी मेरा शिकार है। आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, बाली ने बड़े बदमाशाना लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे जवाना का बाजू घूमा और चटाक की आवाज़ के साथ बाली चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। फिर वो चीखता हुआ उठा तो इसके कई दांत मुंह से निकलकर नीचे फर्श पर पड़े नजर आए। बाली के मुंह से खून बह रहा था
बाली ने उठकर चीखते हुए अपनी जेब से मशीन पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे लम्हे बाली ने फिजा में यके बाद दीगरे 2 कलाबाजियां खाईं और एक धमाके से फर्श पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़प कर साकित हो गया। जाओ लड़की, यहाँ से निकल जाओ और आइंदा माहौल का ख्याल रखना, जवाना ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी लड़की से मुखातिब होकर कहा। तो वो शुक्रिया अदा करती हुई इस राहदारी में वापस दौड़ती चली गई जहाँ से नमूदार हुई थी। पूरे हॉल पर मौत की सी खामोशी तारी थी। हम यहीं बैठेंगे, तुम जाकर जायजा लेकर आओ, जवाना ने कहा और इसके साथ ही इसने कार की चाबियां और पार्किंग कार्ड टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। छोड़ो इसे, इस पे मुकाबले की सकत नहीं रही, चलें, टाइगर ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाली अभी तक फर्श पर पड़ा साकित था और लोग इसी तरह खामोश बैठे हुए थे। इन तीनों के बाहर जाने के बाद लोग शोर मचाते हुए उठे और उकबी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वो ऐसे खौफजदा हो गए थे कि इस दरवाजे की तरफ भी ना गए थे जहाँ से जवाना और इसके साथी बाहर गए थे। थोड़ी देर बाद जवाना टाइगर की गाइडेंस में कार एक और होटल की तरफ में बढ़ाता चला गया। क्या तुम पहले भी इस शहर में आते जाते रहते हो? जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इमरान साहब के साथ एक बार आया था, टाइगर ने जवाब दिया। तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। तुम किस आदमी से मिलने की बात कर रहे हो टाइगर? उकबी सीट पर बैठे जोसेफ ने कहा। रैम्बो होटल, जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ एक सुपरवाइज़र है, इसका नाम राजा है। वो इस अड्डे पर कई सालों तक काम कर चुका है। इसे भारी रकम दी जाए तो वो हमारी मुकम्मल रहनुमाई करेगा, टाइगर ने जवाब दिया। किसने बताया तुम्हें इसके बारे में? जोसेफ ने बाकायदा जरा के अंदाज में पूछा। दारुल हुकूमत से मैंने गार्डन होटल के एक वेटर की टिप ली थी, लेकिन इस वेटर ने बताया कि वो अड्डे के अंदर नहीं बल्कि बाहर चेक पोस्ट पर काम कर रहा था, इसलिए इसे अंदर के बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता रेम्बो होटल के सुपरवाइज़र राजा ने कई सालों तक अड्डे के अंदर काम किया है और इसे रकम की भी ज़रूरत है। इसे रकम दी जाए तो वो सब कुछ बता देगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जोसेफ ने मुतमईन लहजे में कहा और फिर थोड़ी देर बाद कार एक 2 मंजिला होटल की पार्किंग में पहुंच गई। ये रेम्बो होटल था। वो जब मेन गेट के से गुजरकर हॉल में दाखिल हुए तो वहाँ रश था, लेकिन लोग तमीज़ से बैठे हुए थे। आप यहाँ बैठें, मैं राजा से मिलकर आता हूँ, टाइगर ने कहा और जोसेफ और जवाना दोनों ने इस बात में सही लाने पर टाइगर आगे बढ़ गया, जबकि जोसेफ और जवाना एक टेबल पर बैठ गए। वेटर को उन्होंने हॉट कॉफ़ी का ऑर्डर दिया जो कि कुछ देर में सर्व कर दी गई और वो इसे पीने में मसरूफ़ हो गए। फिर तकरीबन 2 घंटे के शदीद इंतज़ार के बाद टाइगर वापस आता हुआ दिखाई दिया। फिर वो इस तरह आकर इनके साथ बैठ गया जैसे थक गया हो। वेटर टाइगर के आने पर फ़ौरन आ गया तो जोसेफ ने टाइगर के लिए भी हॉट कॉफ़ी मंगवा ली। क्या हुआ? जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। पूरी तफसील मालूम हो गई है, कॉफ़ी आ जाए फिर बताता हूँ, टाइगर ने कहा और फिर कुछ देर बाद वेटर ने हॉट कॉफ़ी का कप सर्व कर दिया तो टाइगर ने राजा से मिलने वाली मालूमात दोहराना शुरू कर दी। साथ साथ वो हॉट कॉफ़ी भी सिप करता जा रहा था। तुम्हारा मतलब है कि एक मुश्किल टारगेट है, जवाना ने कहा। हाँ, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, टाइगर ने कहा। तुम स्नेक से डरते हो? जवाना ने तंजिया लहजे में कहा। डरता नहीं हूँ, लेकिन अंधाधुंध कार्रवाई करने से नुकसान भी हो सकता है, टाइगर ने कहा। सुनो टाइगर, तुमने अड्डे के बारे में बड़ी कीमती मालूमात हासिल की हैं, ये तुम्हारी अच्छी कारकर्दगी का सबूत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात भी नुकसान पहुँचाती है, इसलिए वहम और नुकसान के खौफ को दिल से निकाल दो। हमने वहाँ मासूम लोगों को इन सांपों से बचाने के लिए काम करना है। फादर जोशुआ हमारे साथ है, जोसेफ ने किसी पादरी की तरह बाकायदा वास करते हुए कहा। ठीक है, तुम बहरहाल चीफ हो, टाइगर ने कहा। अब इस अड्डे की मोटी मोटी बातें बता दो, इस बार जवाना ने कहा। यह अड्डा ऊंची पहाड़ी के उकबी तरफ एक छोटी सी वादी में बनाया गया है। इस ऊंची पहाड़ी के अंदर सुरंग बनी हुई है। इस सुरंग के दूसरे सिरे पर अड्डा है। वैसे वो अंडरग्राउंड है, बाहर से कुछ मालूम नहीं होता। सुरंग पर भी अड्डे वालों का कंट्रोल है और पहाड़ी के उकबी तरफ बाकायदा वॉच टावर बना हुआ है जहाँ से अड्डे की 24 घंटे निगरानी की जाती है और इस वॉच टावर में मशीन गनें और मिसाइल मौजूद हैं। इस अड्डे का इंचार्ज सुझल नामी एक बदमाश है। वहाँ मुसल्लह अफराद की तादाद तकरीबन 20 है और इस सुझल और इसके साथियों की तादाद भी तकरीबन 20 या 25 है। इस अड्डे में बहुत ज़्यादा तादाद में अगवाशुदा औरतें रखी जाती हैं क्योंकि इस अड्डे को हर लिहाज से नाकाबिल शिकस्त समझा जाता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो हमें अड्डे में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोसेफ ने कहा। बेहोशी की गैस सुरंग से लेकर अड्डे तक और फिर अड्डे के अंदर फायर करके ही हम अड्डे में जा सकते हैं, टाइगर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है, वरना हम इनके लिए आसान टारगेट बन जाएंगे, जोसेफ ने जवाब दिया।
और जवाना ने भी इस बात में सर हिला दिया। सुजल पहलवानों जैसे जिस्म का मालिक था। सर से गंजा और आंखें छोटी, पेशानी तंग, और दोनों जबड़े बड़े और भारी थे। थोड़ी हथौड़े जैसी थी। क़ियाफ़त शनासी के इल्म के मुताबिक ऐसे चेहरे का मालिक बेहद सफ़ाक, बेरहम और मुकम्मल तौर पर शैतानी फितरत का मालिक होता है। इसके साथ साथ वो तंग नज़र और मुश्ताल मिजाज भी होता है। और सूझल ना सिर्फ ऐसा बल्कि इससे भी 2 कदम आगे था। इस वक्त वो अड्डे के ऑफिस में बैठा शराब पीने और एक बार तस्वीर रिसाला देखने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कौन बोल रहे? सूझल ने ऊंची आवाज़ में कहा। राजा बोल रहा हूँ, रेनबो क्लब से। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है, बोलो, सूझल ने सख्त लहजे में कहा। दारुल हुकूमत में रहने वाले एक आदमी टाइगर को जानते हो? इसके साथ 2 वहशी भी हैं, एक अफ्रीकी और दूसरा क्रीमियन, राजा ने कहा। मैं नहीं जानता। कौन है ये तीनों? सूझल ने कहा। ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। ये एक तंजीम स्नेक किलर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये टाइगर यहाँ रेनबो होटल में मुझसे मिलने के लिए आया है। वो अकेला था, लेकिन मैंने देखा कि जब वो वापस गया तो दोनों हबशी इसके साथ थे। ये टाइगर मुझसे तुम्हारे अड्डे के बारे में मालूमात हासिल करने आया था। मैंने इसे कहा कि मैं वहाँ कभी नहीं गया, सिर्फ मैंने सुना हुआ है कि ऐसा अड्डा है। इसने मुझे भारी मुआवजा देने की पेशकश भी की, लेकिन मैंने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया, तो वो चला गया। मैंने तुम्हें इसके लिए इत्तला दी है कि तुम मोहतात रहो, राजा ने कहा। सुनो राजा, मेरा नाम सूझल है और हमारी मकामी ज़बान में सूझल का मतलब होता है रोशनी, इसलिए मुझे सब मालूम हो जाता है। इस टाइगर ने लाजमन मेरे अड्डे पर हमला करना है, और मुझे मालूम है कि तुम जैसे लालची आदमी ने भारी मुआवजा वसूल करके इसे तफसील बता दी होगी। तुम खुद ही बता दो। अगर इस टाइगर ने कहा कि तुमने इसे तफसील दी है, तो फिर तुम खुद जानते हो कि सूझल ऐसे झूठे लोगों के साथ क्या कार्रवाई करता है। अगर तुम सच बता दो तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है, सूझल ने धमकी आमेज लहजे में कहा। तुम यकीन करो, मैंने इसे कोई तफसील नहीं बताई, सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई हैं, जिसका तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता, राजा ने जवाब दिया। लेकिन ये स्नेक किलर्स मेरे बारे में क्यों पूछते फिर रहे हैं? सूझल ने कहा। ये मुजरिमों को स्नेक यानी सांप कहते हैं, और ये इंतहाई बेरहमी से ऐसे लोगों को हलाक करते हैं जिन्हें ये स्नेक समझते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा चीफ सांकी भी इन्हीं के हाथों मारा गया है, राजा ने कहा। ओके, तुम्हारा शुक्रिया, सूझल ने कहा और रिसीवर रख दिया। स्नेक किलर्स, मैं स्नेक किलर्स का भी किलर हूँ, सूझल ने कहा, और फिर इसने मेज़ के किनारे नस्ब एक बटन प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक मुसल्ला आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने सूझल को सलाम किया। और रामन, बैठो, सूझल ने कहा, तो आने वाला मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। रामन, तुम इस अड्डे के सिक्योरिटी चीफ हो और तुम्हारे ज़िम्मे इस अड्डे की सिक्योरिटी है, सूझल ने कहा। यस बॉस, हुक्म, रामन ने कहा। एक नई तंजीम सामने आई है। ये अपने आप को स्नेक किलर्स कहते हैं। इसमें सिर्फ 3 अफराद हैं। एक का नाम टाइगर है, ये अंडरवर्ल्ड में भी काम करता है, जबकि 2 हबशी हैं, एक एक्रीमियन है और दूसरा अफ्रीकी। सुना है कि चीफ सांकी की हलाकत में भी इनका ही हाथ है, और अब ये ग्रुप मेरे अड्डे के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ अड्डे में एक शख्स राजा काम करता था, और अब वो रेनबो होटल में सुपरवाइज़र है। ये टाइगर राजा से मिलने गया, और इस राजा के बकौल इस टाइगर ने इसे भारी मुआवजा भी अदा करने की ऑफ़र की और हमारे अड्डे के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। गो के राजा ने तो कहा है कि इसने सिर्फ बज़ाहिर नज़र आने वाली मोटी मोटी बातें बताई थीं, लेकिन मैं राजा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो तवील अरसा मेरी मातहती में काम करता रहा है। वो बेहद लालची आदमी है, और इसने लाजमन सब कुछ इस टाइगर को बता दिया होगा। इससे तो बाद में निपट लेंगे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम सिक्योरिटी चीफ हो। तुम अड्डे पर रेड अलर्ट कॉल दे दो और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दो, और तुमने इन तीनों को पकड़ना भी है, सूझल ने मुसलसल बोलते हुए कहा। पकड़ना है या हलाक करना है बॉस? रामन ने चौंक कर पूछा। इन्हें गिरफ्तार करो ताकि इनके पीछे जो स्नेक किलर्स छुपे हुए हैं इनका भी खात्मा कर दिया जाए, सूझल ने कहा। आपका ख्याल है कि स्नेक किलर्स 3 नहीं हैं, 3 से ज़्यादा हैं, रामन ने कहा। सिर्फ मेरा ख्याल नहीं, मेरा तजर्बा भी है कि ऐसी सरकारी या गैर सरकारी तंजीमों में अफराद ज़्यादा होते हैं, लेकिन सामने कम आते हैं। स्नेक किलर्स में 3 अफराद हैं, और इनमें से भी 2 गैर मुल्की। ये बात मेरी हलक से नहीं उतर रही, सूझल ने कहा। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें। हमारा अड्डा पहले ही सिक्योरिटी के लिहाज से फुल प्रूफ है, और अब मैं रेड अलर्ट करा देता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमलावर तीनों जिंदा पकड़े जाएं, या कम से कम एक तो लाजमन पकड़ा जाए, रामन ने कहा। ओके,
अब तुम जा सकते हो, सुजल ने कहा तो रामन ने उठकर सलाम किया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। एक मिनट रामन, सुजल ने कहा तो रामन वापस मुड़ गया। यस बॉस, रामन ने कहा। बैठो रामन, मैं हिफाजती इंतजाम की तफसील मालूम ना कर सका था, बताओ मुझे तफसील के साथ, सुजल ने कहा। बॉस, तमाम तफसील तो आपको मालूम है, आपके अहकामात के तहत तो सब कुछ किया गया है, रामन ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मेरा मतलब था कि रेड अलर्ट के बाद क्या खसूसी इकदाम करोगे, सुजल ने कहा। अड्डे में आने का एक ही रास्ता है और वो है सुरंग के जरिए। इसके बाद अड्डे का अंदरूनी रास्ता है जिसे बंद कर दिया जाएगा। सुरंग को हम मुसलसल मॉनिटर करते रहेंगे। जैसे ये लोग सुरंग में दाखिल होंगे, हम ऑटोमेटिक बेहोशी की गैस फायर कर देंगे, जिससे ये लोग यकीनी तौर पर 5-6 घंटों के लिए बेहोश हो जाएंगे। इस दौरान इन्हें उठाकर ले आएंगे और आपको कॉल कर देंगे, रामन ने कहा। लेकिन एक और रास्ता भी तो है, वॉच टावर वाला, सुजल ने कहा। बॉस, वो तो बाहर से नाकाबिले अबूर है। हमने अंदर से तो वॉच टावर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन बाहर से तो वॉच टावर तक आने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, इसलिए वो उड़कर तो वॉच टावर पर नहीं पहुंच सकते। और फिर वॉच टावर पर 2 आदमी होते हैं, अब इनकी तादाद 4 कर दी जाएगी, रामन ने जवाब दिया। ओके, बहरहाल फिर भी मोहतात रहना, ये लोग तरबियत याफ्ता हैं और इस वक्त हमारे इस अड्डे पर 150 अगवाशुदा लड़कियां भी मौजूद हैं और इन पर हमारा बहुत रुपया खर्च हो चुका है। कोबरान नीलामी में अभी 10-15 रोज बाकी हैं, सुजल ने कहा। यस बॉस, रामन ने कहा तो सुजल ने इसे वापस जाने का इशारा किया, तो वो उठकर बैरूनी दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा इसके उकुब में खुद ब खुद बंद हो गया। अब सुजल के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।